अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं रमज़ इश्क नावल की आज न्यू एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ लास्ट तक सुनेंगे और इंजॉय करेंगे एपिसोड को। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। डॉक्टर आइजल ने कपकपाते हाथों से शेराम के कमरे का दरवाजा नॉक किया। वो कुछ देर पहले डॉक्टर रोनाल्डो के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी। इसे यहाँ आकर मालूम हुआ था कि शेराम बिल्कुल ठीक है। कितनी देर से यकीन ही नहीं आया था। वैसे कैसा होगा ना आप लोगों के लिए एक इंसान का कि आप इमेजिन करके हैं वो मर चुका है और आके आके वो जिंदा हो, तो आप तो वैसी खुशी की एंड लेवल की इंतहा पे होंगे। वो अपने अंदर हिम्मत मुजतमा करते इसे देखने आई थी। अभी भी वो शेराम के कमरे के बाहर खड़े खुद को बावर करवा रही थी कि शेराम खान इसकी मोहब्बत ही नहीं, इसका सबसे अच्छा दोस्त भी रह चुका है, जो इसकी बेहद इज्जत करता था। इन दोनों के दरमियान ये रिश्ता तो सबसे ज्यादा मजबूत था। डॉक्टर आइजल ने गहरे सांस लेते अपने आर्स पर बहते आंसू साफ किए। ये आंसू पिछले 2 दिन से ऐसे ही बह रहे थे। ये तो तय था वो शेराम खान को कभी नहीं भूल सकती थी। डॉक्टर आइजल अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शेराम खान डॉक्टर आइजल को अंदर दाखिल होते देखकर हैरान होते बैकग्राउंड के साथ टेक लगाए उठकर बैठा। कैसे हो तुम शेराम? डॉक्टर आइजल ने अपनी रंधी आवाज पर काबू पाते बजाहिर मजबूत लहजे में पूछा। शेराम खान के सामने वो अपने जज्बात अयान नहीं होने देना चाहती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आइजल, आप कैसी हैं? शेराम ने इसकी मतवरम आंखें एक नजर देखते जवाबन संजीदगी से पूछा। आइजल ने शेराम की बात पर खामोश हुई थी। इन दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता भी नहीं बचा था, एक इज्जत का था जो दोनों अभी भी एक दूसरे के करते थे। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी। शेराम खान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। डॉक्टर आइजल की बिखरी हालत देखते वो इससे क्या कह सकता था। वो इसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना वो इसे रोज रोज अपने हॉस्पिटल से निकाल सकता था। मुझे पता चला तुम्हें गोलियां लगी हैं। मीडिया में तुम्हें लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही थी। मैंने बिना सोचे समझे फ्लाइट ले ली। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हारी फेक डेथ की न्यूज़ सुनते यहाँ चली आई। मम, मेरा कोई और मकसद नहीं है। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं कब से इस बात को दिल से कबूल कर चुकी हूँ। डॉक्टर आइजल ने शनाम खान को देखते अटकते हुए कहा, जो लब भेजते से सरदो स्पॉट निगाहों से देख रहा था, जहां वो अपने लिए इज्जत खोती महसूस कर रही थी। डॉक्टर आइजल, इन सब बातों का मकसद मैंने आपसे कुछ पूछा। डॉक्टर शमरोज, डॉक्टर फुरकान भी ये फेक न्यूज पर यहाँ आए हैं। आप क्यों वो बातें करनी हैं जिनका कोई मकसद नहीं है? शराम खान ने सर्द लहजे में इस्तफार किया। शराम के सर्द बेगानी भरे लहजे पर डॉक्टर आइजल की रंगत तौहीन खजालत से सुर्ख हुई थी। डॉक्टर आइजल इससे पहले कोई जवाब देती, बहारे इसी लम्हे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। डॉक्टर आइजल को यहाँ देखकर वो बेयकीन हुई थी। बहारे ने डॉक्टर आइजल को देखते शराम खान को बेयकीनी से डडबडाई शोला बार आंखों से देखा, जो बहारे को देखते झंझलाते हुए अपनी मूछों पर हाथ फेरते अपने जबड़े भेज गया था। एक ते बहारे टपक ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਮਲ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ पता चल ਜਾਂਦਾ ट्रेसर लाया। वो इसे ऐसे भीगी निगाहों से देख रही थी जैसे आइजल को इसने इधर बुलाया हो। डॉक्टर आइजल भी बहारे को मुकम्मल इग्नोर किए शराम खान को देख रही थी। बहारे के अंदर दाखिल होने पर भी एक नजर इससे नहीं देखा था। बहारे भी गहरे सांस लेते शराम खान को गुलाबी भीगी आंखों से देख रही थी। आइजल का वजूद यहाँ शराम के पास बुरी तरह खटका था, मतलब के बुरा लगा था। सीने में आग दहकी थी। वो इसके सामने ही इसके शराम खान को देख रही थी। वो जानती थी शराम खान सिर्फ इसका है, मगर इस कमरे में इस औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिस औरत को शराम खान ने इसका हक देने के लिए सेज सजाई थी, मतलब के कमरा तैयार किया था। वो अपनी जिंदगी में वो सेज और वो सुर्ख गुलाब कभी नहीं भूल सकती थी। कभी सुर्ख गुलाब इसकी कमजोरी थे, मगर आज इसे सुर्ख गुलाब देखते सिर्फ वो ही सेज याद आती जो किसी और औरत के लिए थी, और इसके शौहर ने सारी रात इस सेज पर इसे प्यार किया था। बहारे की सांसें गहरी हो रही थी। आंखों में गुलाबीपन के साथ दहकते शोले भी शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे। शेराम खान सिर्फ इसकी मलकियत था। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसके शेराम को कोई एक नजर भी मोहब्बत बड़ी नजरों से देखे। इन कुछ घंटों में
اندازہ ہو گیا تھا کہ شیرام خان اس کے لیے اس کی سانسوں اس کی دھڑکنوں سے زیادہ ضروری تھا۔ وہ ایک بار شیرام خان کو اس سے چھین چکی تھی، اب وہ کسی قیمت پر شیرام خان کو ایک پل کے لیے اسے خود سے چھیننے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ شیرام خان کو شرر پار نگاہوں سے گھورتے آئزل کی طرف موڑی تھی۔ آپ کیا کر رہی ہیں آئزل؟ کس منہ سے یہاں چلی آئیں؟ آپ میں تو ذرا شرم لحاظ نہیں۔ آپ کی وجہ سے شیرام خان موت کے منہ سے واپس آیا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ بہاڑے ڈاکٹر آئزل سے مخاطب ہوتے پھوٹ پڑی تھی۔ میری وجہ سے؟ ڈاکٹر آئزل نے حیرانگی سے بہاڑے کو استفاڑ کیا تھا۔ اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ شیرام پر گولیاں خضر خان نے چلائیں۔ ہاں، تمہاری وجہ سے۔ تمہاری عزت بچائی تھی شیرام خان نے خضر کے بیٹے سے۔ اس کی پاداش میں شیرام پر حملہ ہوا۔ اس طوفانی اندھیری رات میں میرا بیٹا سردی سے تھرتھراتا رہا۔ اسے اپنے ٹھنڈے سینے سے لپٹائے اسے سرد برفیلا دودھ پلایا تھا تاکہ اس کے رونے کی آواز خضر اور اس کے آدمیوں کو نہ سنائی دے۔ زبردستی اس کو فیڈ کروا رہی تھی، شیرام پر گولیاں چل رہی تھی اور میں اس سرد برفیلی رات میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے گہرے پانی سے گزرتے بھاگ رہی تھی۔ شیرام کی چیخوں پر بہرام میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر ٹھنڈے پانی میں جا گرا تھا۔ میرے سر سے چادر اترتی پانی میں بہہ چکی تھی۔ صرف شیرام خان کی سانسیں نہیں رکی تھی، میری اور بہرام کی سانسیں بھی رک گئی تھی۔ کتنے لوگوں کی سانسیں روکنے کا تم سبب بنی ہو، اور پھر بھی ڈھٹرائی سے، مطلب کہ سینہ چوڑا کر کے یہاں میرے شیرام کے سامنے کھڑی ہو۔ بہاڑے اپنے لرزتے وجود پر قابو پائے یہ سب کہہ رہی تھی جو اس کے آسان نہ تھا کہنا۔ وہ لمحے یاد کر کے وہ جیسے مر رہی تھی۔ ڈاکٹر آئزل نظریں جھکائے بری طرح رو رہی تھی۔ شیرام خان یہ سب سنتے درد کرب میں مبتلا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ شیرام خان صرف میرا ہے، اس کی ہر چیز صرف میری ہے، یہ ہاسپٹل بھی میرا ہے۔ تم شیرام خان کے سامنے کھڑا ہو نہ تو دور کی بات ہے، اس ہاسپٹل میں بھی مزید نہیں کھڑی ہو سکتی، نکل جاؤ یہاں سے۔ بہاڑے ہذیانی چیخی تھی۔ بہاڑے! شیرام خان نے بہاڑے کو سختی سے پکارتے اسے روکا تھا۔ بہاڑے نے شیرام کے سختی سے پکارنے پر اسے ایک نظر بھیگی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دوسرے لمحے وہ سلگتے ہوئے آئزل کے مزید قریب ہوئی تھی۔ شیرام خان کا اسے ایسے سختی سے پکارنا بری طرح چبھا تھا۔ Get out from here! شیرام خان only my possession. He's only mine. Get out from here! وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت سے حلق کے بل چیخی تھی۔ بہاڑے! شیرام خان بھی اب حلق کے بل دھاڑا۔ شیرام خان کی دھاڑ پر وہ بری طرح لرزی تھی۔ شیرام کی دھاڑ پر بہاڑے نے بے یقینی سے اسے گلابی نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ اس پر ابھی بھی چلا سکتا تھا اتنا کچھ ہونے کے بعد، اور وہ اس پر چلا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھتے گہرے سانس لیتے اپنی مٹھیاں بیچے ہوئے تھے۔ آئزل روتے ہوئے لب کاٹتے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ شیرام خان اس وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ تمہیں آج بھی اس عورت سے ہمدردی ہو رہی ہے شیرام خان؟ اس کے آنسو نظر آ رہے ہیں۔ میری تڑپ، میری تکلیف تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ ان چند گھنٹوں میں نے کیا کیا محسوس نہیں کیا؟ بہاڑے نے شیرام خان کو بھیگی شکوہ کی آنکھوں سے دیکھتے بھیگے لہجے میں استفسار کیا۔ شیرام خان اپنی پچھلی گردن رب کرتے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ آئزل کی ویلیو اس کے نزدیک کچھ نہ تھی۔ وہ بلا وجہ ایسے چلا کر خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ بہت باتیں کی تم نے گاڑی میں، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں آج پوچھتی ہوں شیرام خان، تمہیں میری طرف کیوں نظر نہیں آتی؟ مانتی ہوں میرا سسکنا رونا تڑپنا تب تم نہیں سمجھ سکے، مگر اب تو تم جان چکے ہو تم میرے لیے کیا ہو۔ پھر کیسے تم اس عورت کے سامنے مجھ پر چیخ سکتے ہو جس کے لیے تم نے سیج سجائی تھی؟ بہاڑے نے روتے ہوئے سوال کیا تھا۔ شیرام خان نے جبڑے بھیجتے اپنی چوڑی ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے خود کے اشتعال پر بمشکل قابو پایا۔ وہ یہ بات بھولتی ہی نہیں تھی، پھر یہ بات لے آئی تھی اپنے اور اس کے بیچ جس کی صفائی وہ دے چکا تھا۔ اس عورت کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے میرا دل آڑے سے چیرے سے کاٹ رہا ہے۔ توہین و خجالت کے احساس سے زمین پر گرنے کو دل کر رہا ہے۔ کیسے میرا شوہر کسی عورت کے لیے سیج سجا سکتا ہے؟ مجھ میں آخر کیا کمی تھی؟ میرے شیرام خان نے اس عورت سے حق لینے کا سوچا۔ اتنا بے تاب تھا شیرام خان سیج ہی سجا ڈالی۔ اس کے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ مانتی ہوں میں نے تمہارے حق کی تذلیل کی،
एक बीवी के होते मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मगर मैंने वो सेज तब सजाई जब बहाड़े खान तुम्हारे लिए बदल चुके थे। बहाड़े ने गर्व से बोलते अपने आर्स पर गिरते मोती अपनी हथेलियों से साफ किए। शराब खान ने लब भेजते अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरा था। वो गहरे सांस लेते अब अपनी आंखें मूंद गया था। बहाड़े सन्नफी में दाएं बाएं हिलाते शिद्दत से रो दी थी। श्रीराम का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर मेरा है। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ डॉक्टर बहाड़े। जब मैंने पहली बार श्रीराम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो बहुत बुरी तरह मुझे यह कहकर ठुकरा चुका था। वो किसी और से मोहब्बत नहीं, इश्क करता है। वो कभी किसी औरत इसकी जगह किसी को नहीं दे सकता, मगर इसने दी। बहाड़े आइजल की बात काटते चीखी थी। श्रीराम ने आंखें खोलते बेबसी से इसे देखा। इसने मेरी जगह तुम्हें देने का सोचा, इसके अलावा मैं क्या मानूं किसी की जस्टिफिकेशन। बाहर श्रीराम को देखते कड़ब से मुस्कुराई थी। श्रीराम ने झंझलाते हुए अपना मुंह पर हाथ फेरा। नहीं डॉक्टर बाड़े, ऐसा नहीं है। हमेशा मैंने श्रीराम का होना चाहा था, कभी ये चाह नहीं की थी कि श्रीराम मेरा हो जाए, क्योंकि मैं जानती थी वो इसी औरत का है जो इसकी आंखों में रहती है। मैंने इसे इस रात श्रीराम को इमोशनल ब्लैकमेल किया था। मेरे पास कुछ नहीं रहा था, मुझे लगा श्रीराम खान भी मुझसे छिन गया। मैं कैसे जी पाऊंगी। वो मेरे धमकाने पर, रोने गिड़ाने पर, मुझसे हमदर्दी में मुझे अपना वादा कर गया था। मैं गर्दन पर चाकू रखकर खड़ी थी, वो मजबूर हो गया था। अगर वो इस वक्त इनकार कर देता, आप यकीन करें मैं सच में वो चाकू अपनी गर्दन पर चला देती। श्रीराम समझ गया था, वो शायद मेरी मौत इसी लम्हे में नहीं चाहता था। वो एक्सप्लेट हो गया था, इमोशनली एक्सप्लेट, मतलब कि बह गया था। डॉक्टर आइजल ने भीगे लहजे में वजाहत दी। मम, काश वो चाकू इस दिन तुम अपनी गर्दन पर चला देती, आज ये सब कुछ ना होता। श्रीराम और मैं इस हालत में ना होते। तुमने इस दिन अपनी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सीने में घोंपा था। श्रीराम का किया हुआ वादा मुझे मार चुका था। तुम बच गई, मगर मुझे मार दिया। बहाड़े से देखते नफरत अमेज लहजे में बोलते रो दी थी। और श्रीराम खान क्यों मजबूर हो गया था इस दिन। इस वक्त तुम्हारे गाल पर इसके भारी हाथ का थप्पड़ पड़ा होता तो तुम वो चाकू कभी अपने गाल पर ना रखने की हिम्मत ना करती। इतना भारी हाथ है इसका। मगर अफसोस, श्रीराम खान का भारी हाथ भी बाकी मर्दों की तरह अपनी बीवी पर ही उठता है, और बाहर की औरत से हर मर्द सिर्फ हमदर्दी ही दिखाता है। बहारे अपने अर्श पर बहते आंसू अपनी हथेलियों से बेदर्दी से रगड़ते श्रीराम की तरफ देखते तंजिया बोली। श्रीराम खान ने जबड़े भेजते अपनी कनपट्टी मसली। मैं यहाँ सिर्फ श्रीराम खान को देखने आई थी। मेरा श्रीराम से अब कोई ताल्लुक नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। श्रीराम खान सिर्फ मेरा है। ताल्लुक रखना तो दूर की बात है, आज के बाद तुम इसे कभी देख भी नहीं सकोगी। बहारे इसकी बात काटते भड़कते हुए बोली। आइजल इसे जवाबन नम निगाहों से देखकर रह गई थी। इसकी नम निगाहों पर बहारे इस्तजाइया मुस्कुराई। तुम पर श्रीराम खान तरस खा सकता है, शायद अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स भी, मगर मैं नहीं खा सकती। तुम वो औरत हो जिसने मेरा मान, मेरा गरूर छीना है। तुम वो औरत हो जिसकी वजह से मैं सर्द बर्फीली रातों में आसमान तले चीखे मार मार कर रोई हूँ। तुम वो औरत हो जिसने मुझसे मेरी सांसें छीनने की कोशिश की। तुम वो औरत हो जिसने मुझे दुनिया में दोजख की दहकती आग से रोशना किया, मतलब कि आगाह किया। तुम वो औरत हो जिसकी वजह से मेरे शेराम को तकलीफ पहुंची, वो मौत के दहाने पर आन खड़ा हुआ था। तुम नहीं जानती शेराम खान मेरे लिए क्या मायने रखता है। वो पहाड़े खान की सांसों में बसता है, इसके दिल में धड़कन की तरह रहता है। इसके बिना पहाड़े खान का वजूद है ही नहीं। पहाड़े ने आइजल की आंखों में देखते कहा, मुझे नहीं पता था वो लोग श्रीराम को नुकसान पहुंचाएंगे, वरना मैं इस रात अपनी जान खुद ही ले लेती। आइजल नम लहजे में बोलते फूट फूट कर रो दी थी। डॉक्टर आइजल, मेरे साथ आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। अगर इस रात कोई भी लड़की होती तो मैं इसकी इज्जत जरूर बचाता। जहां तक बात है मुझे और मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाना, इसकी जिम्मेदार आप बिल्कुल नहीं है। श्याम ने बहारे को सर्द नजरों से देखते संजीदगी से कहते लफ्ज चुबाए। बहारे अपने बाल जगड़ते रोते हुए इस्तजाइया मुस्कुराई थी। आज भी तुम्हें इससे हमदर्दी हो रही है, जो इसके इंसल्ट तुम पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बहारे ने रोते हुए हजियानी लहजे में सवाल किया। नहीं हो रही हमदर्दी, ना मैं इस पोजीशन में हूं किसी औरत से हमदर्दी कर सकूं। श्रीराम खान यकदम भड़क उठा था। हमदर्दी लफ्ज से ही मुझे नफरत हो गई है। मरना आसान है मेरे लिए, मगर हमदर्दी करना बहुत मुश्किल है। श्रीराम बहारे को रोते देखते जबड़े भेजते लफ्ज छुपाते बोला।
मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने डॉक्टर आइजल की इज्जत बचाई इसलिए नहीं, वो मेरी दोस्त थी या मुझे इससे किसी भी तरह की हमदर्दी थी। मेरे लिए वो एक औरत थी और इस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इसका कफारा तुम्हें और बेहराम को चुकाना पड़ेगा। अगर अंदाजा होता फिर क्या करते शिराम खान? बहाड़े ने हिचकी लेते सवाल किया। फिर भी वही सब करता जो इस दिन किया और आगे भी करूंगा। गलती और पछतावा इस बात का है, तुम्हारी और बेहराम की हिफाजत नहीं कर सका। तुम्हारे सर से चादर उतरी, शर्मिंदा रहूंगा सारी उम्र। श्रीराम बहारे को देखते संजीदगी से तकिए से टेक लगाए, बोलते सीने पर हाथ रख गया। वो इसे गुलाबी जख्मी आंखों से देखते रो रही थी। श्रीराम ने बेबसी से इसे देखा था, वो ऐसे रोते हुए बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वो इसे देखते रुख पलट गई थी। आह! वो कराते हुए सीने पर हाथ रखे आंखें मूंद गया था। बहारे इसके कराने पर जल्दी से इसकी तरफ रुख मोड़े, इसकी तरफ बढ़ी। दर्द हो रहा है तुम्हें क्या? बहारे ने इस पर झुकते भीगे लहजे में बहुत परेशानी से पूछा। दर्द देख कर पूछती हो? दर्द हो रहा है? हाय यार, कितने जालिम होते हैं ना दुनिया के लोग। दर्द दे कर पूछते हैं, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लगी है? शेराम ने इसे जवाबन शिकवा की ना आंखों से देखते इसका हाथ सख्ती से अपने हाथ में जकड़ा। हमारी कहानी में हमेशा विलन रहोगी तुम शेराम खान। ना मैं बेरहम हूं ना मैं विलन हूं, मैं सिर्फ तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बहारे ने इसकी आंखों में देखती सिसकी भरी थी। तुम्हारी बहादुरी भी मुझे चुभती है, क्योंकि मैं बहादुर नहीं हूं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मेरे दिल की धड़कनें तुम्हारी धड़कनों से जुड़ी हैं। कैसे तुम्हारे बगैर मैं और बेहराम जी सकते हैं? बहारे ने रोते हुए अब सवाल किया था। मैं जी सकता हूँ क्या? श्रीराम ने इसकी बहती आंखों में देखते जवाबन पूछा। अकेले मर सकते हो तो जी भी सकते हो। तुम जैसे मर्द पर मुझे एतबार नहीं जो दूसरी औरतों से हमदर्दी करता है। फिर वही गल विच लैंदी। बहारे ने भीगे लहजे में कहते इसकी आंखों में शिकवा के ना निगाहों से देखा था। एक तो मैंने समझ नहीं लगती नूर बाजी की या चांदी की या इन्नियां लड़ाइयां क्यों पाइया वहां। ओ यार पैचअप करो, गल मुकाओ यार, इन्नी लड़ाई। उफ! पहाड़े! श्रीराम तकिए पर सर पटकते आंखें मूंद गया था। डॉक्टर आइजल तहीनों को जल्द के एहसास से सच में जमीन में घड़ी जा रही थी। वो जानती थी श्रीराम खान इसका कभी नहीं हो सकता। ना अब इसे ये चाह थी, ना उम्मीद। वो तो अपनी तरफ से ये सब खत्म करके अपनी जिंदगी को घसीट रही थी। अगर श्रीराम की फेक मौत का ना सुनती तो वो पलटकर कभी इन पहाड़ों में ना आती, जहां इसने सिर्फ बेरहमी ही पाई थी। स्वात इसके लिए बेरहम साबित हुआ था, जहां इसने अपनी इज्जत नफ्स भी खो दी थी। आइजल गहरी सांस लेते बहारे और श्रीराम को देख रही थी। चल जाइदा हुंदा इदा दे मौके ते। बहारे इस पर झुकी तड़पते रोते हुए इसके जख्म चेक कर रही थी। वो बहुत गहरी निगाहों से इसके चेहरे को देखते अपनी उंगलियों के पोड़ों से इसके आंसू साफ कर रहा था, जो वो गुस्से से इसके हाथ बार बार झटक रही थी। मगर वो फिर भी बार बार इसके आर्ज पर बहते आंसू साफ कर रहा था। वो बिल्कुल इस वक्त होशो खर्च से जैसे बेगाना था। इसकी गहरी गर्म निगाहों से साफ जाहिर था वो इस औरत से इश्क करता है। इसे भी तो जैसे आज मालूम हुआ था श्रीराम खान वाकई में इस औरत के लिए पागल है। इसने देखा था कैसे श्रीराम ने बहारे के रुख पलटने पर बेचैन होते अपने सीने पर मौजूद टांकों को नाखूनों से खींचा था, जिसकी वजह से खून की बूंदें अब इसके सीने पर चमक रही थी। इस औरत को अपने करीब बुलाने के लिए वो अपने जख्मों को छेड़ बैठा था। आइजल ने अपनी जींस की पॉकेट से अपना इनहेलर निकालकर अपनी उखड़ती सांस से बहाल की। इसका दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दूसरे लम्हे अपनी जींस की पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए रोनाल्डो को कॉल मिलाई थी। रोनाल्डो, रूम नंबर 14 में आ जाओ। किसी से भी पूछ लेना जहां श्रीराम खान एडमिट है, आसानी से मिल जाएगा। वो कहते फोन बंद कर चुकी थी। बहारे इसके करीब बैठे से मेडिसिन दे रही थी। वो खामोशी से इसके हाथों से वो मेडिसिन लेते खा रहा था। हुणे ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦ ਚੜਾਉਣ वाली ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ डॉक्टर रोनाल्डो ਨੂੰ बुला रही। डॉक्टर आइजल खामोशी से एक तरफ खड़ी ये देख रही थी। वो इसकी मौजूदगी फरामोश कर चुके थे। पिछले 10 मिनट से वो वहां पर खड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे में खोए थे। सामने बैठी औरत अभी भी इस सरहंगेज शख्सियत वाले मर्द से नाराज थी। वो मर्द अभी भी इसका हाथ थामे हुए था। वो समझ गई थी वो औरत नखरे क्यों कर रही थी, वो इतनी नाराजगी क्यों दिखा रही थी, वो इतना क्यों जल रही थी। वो इस सरहंगेज शख्सियत वाले मर्द के लिए सब कुछ थी।
वो अपनी अहमियत जानती थी मगर वो इस मर्द को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। वो आज भी डरती थी। डॉक्टर रोनाल्डो इसी लम्हे दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। डॉक्टर आइजल के लिए जैसे ये तकलीफ वाला लम्हा खत्म हुए थे। वो जल्दी से डॉक्टर रोनाल्डो की तरफ बढ़ी है। आइए डॉक्टर रोनाल्डो। आइजल इसकी तरफ बढ़ते इसकी मजबूत कलाई थाम चुकी थी। डॉक्टर रोनाल्डो ने हैरानगी से अपनी कलाई पर मौजूद ये नाजुक मोमी हाथ देखा था। वो इसे खुद से ऐसे छू सकती है, वो बेयकीन हुआ था। बाहर एक अंग्रेज हैंडसम नीली आंखों वाले मर्द को अंदर दाखिल होता देखकर अपनी चादर अच्छी तरह सर पर जमा चुकी थी। वो बेड से उठती शेराम के करीब खड़ी हुई। डॉक्टर रोनाल्डो आप शेराम खान से मिलना चाहते थे। ये हैं शेराम खान जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। आइजल ने रोनाल्डो की तरफ देखते मुस्कुराते हुए देखते शेराम खान की तरफ इशारा किया। रोनाल्डो उर्दू समझ लेता था मगर बोल नहीं सकता था। यू आर दैट शेराम खान whom I was eager to meet. I want to see the luckiest person in the world. What does he look like? आप हैं वो शेराम खान जिससे मैं मिलना चाहता था। मैं दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान को देखना चाहता था। आखिर वो कैसा दिखता है? डॉक्टर रोनाल्डो ने आगे बढ़कर शेराम खान से मुजाहिफा किया। इस इंसान को वो वाकई में देखना चाहता था जो इस लड़की के दिल में बसता था, जो इसके लिए इसकी जिंदगी थी। शेराम ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर रोनाल्डो से हाथ मिलाया। शेराम ये डॉक्टर रोनाल्डो हैं, मेरे फियोंसे। इन्हें ब्याह कर लिया है डॉक्टर रोनाल्डो ने। वाह, मेरा सब कुछ। आइजल की बात पर डॉक्टर रोनाल्डो ने बेयकीनी से आइजल को देखा। वो क्या कह रही थी? अच्छा, वो सिर्फ उसके सामने उनको यकीन दिला रही है कि मेरा पहाड़े को यकीन दिला रही है कि इस बंदे के साथ कोई लिंक नहीं है। इसे लगा इसके स्मार्टों ने गलत सुना है। वो तो हजारों बार इसका प्रपोजल ठुकरा चुकी थी, आज वो इसे अपना फियोंसे कह रही थी। श्रीराम डॉक्टर रोनाल्डो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। ये जब से मेरी जिंदगी में है मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैं किसी श्रीराम खान से मिली हूँ। लड़कियां कितने ड्रामे करती है ना वैसे। वो तो तुम्हारी फेक डेथ की न्यूज सुनकर मैं हमदर्दी में यहाँ चली आई, और जब मुझे पता चला तुम्हें मेरी वजह से गोलियां लगी तो हमदर्दी में दो चार आंसू बहा लिए, जैसे तुमने की थी मेरे साथ हमदर्दी। वो भीगी आंखों से रोनाल्डो को देखते बोल रही थी। रोनाल्डो मेरे दिल में धड़कन की तरह रहता है, जैसे बहारें रहती है तुम्हारे दिल में ऐसे ही ये रहता है। रोनाल्डो बेयकीन हुआ था, सटल था। इसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़की क्या कह रही थी? वो अपनी नीली आंखें चुपते इसे देख रहा था। डॉक्टर आइजल रोनाल्डो के अंदाज पर नमसा हंसी थी। मुकाबिल प्यारा लगता था, बहुत प्यारा लगता था। मोहब्बत ना सही वो इसका सुकून बन सकता था। मेरी खातिर ये अपना मजहब बदल रहा है, मुसलमान होने को तैयार है, इतनी मोहब्बत करता है ये मुझसे। डॉक्टर आइजल ने रोनाल्डो का हाथ थामते शराम की आंखों में देखते कहा। वे एहसानमंद थी रोनाल्डो की, जिसकी वजह से आज वो शराम खान की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। इसकी इज्जत नफ्स रोनाल्डो से वापस दिला चुका था। Whenever you look at yourself now, consider yourself lucky. I will give you a lot of love. I have understood that you should never push away someone who loves you. I don't want to be an ungrateful woman. अब जब भी तुम खुद को देखोगे, खुद को खुशकिस्मत तरीन तस्वर करोगे, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी। मैं समझ गई हूँ जो आपसे प्यार करे इसे कभी खुद से दूर ना जाने दो। मैं एक नाशुक्री औरत नहीं बनना चाहती। डॉक्टर आइजल इसकी नीली आंखों में देखते बोलते हुए रोनाल्डो के सीने में समाते फूट फूट कर रो दी थी। सही है, अभी साड़ियां दे पैचअप हुई यार, एक साडा नहीं हो रहा। शेराम खान गहरा सांस लेते पुरस्कून हुआ था। आज दिल में चुभा वो आखिरी कांटा भी निकल चुका था जो इसे आइजल के सामने नजरें नहीं उठाने देता था। वो था इसका वादा जो इसने एक कमजोर औरत से किसी कमजोर लम्हे में भी किया था। इसे किसी भी कमजोर लम्हे में इस औरत से वादा नहीं करना चाहिए था। आशिक था तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था, मगर वो वादा कर बैठा था, कसम खा बैठा था। डॉक्टर आइजल ने यह फैसला अभी लिया था। वो समझ चुका था वो आज एक मजबूत औरत बन चुकी थी, जिसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ अजीज ना था। जिन पहाड़ों ने इसे कमजोर बनाया था आज इन्हीं पहाड़ों ने इसे मजबूत कर दिया था। चले, मुझे तुमसे शादी करनी है। आइजल ने रोते हुए इसके सीने से सर उठाते कहा। Why not, my love? डॉक्टर रोनाल्डो गहरा मुस्कुराया था। डॉक्टर रोनाल्डो, if you stay here, I would love to host you.
श्रीराम तकिए से टेक लगाए सीधा होकर बैठा था। I can't miss this chance. We will go to our country soon and get married. Once you get better, I will definitely invite you. मैं ये चांस मिस नहीं कर सकता। हम अपने मुल्क जाकर जल्द शादी करना चाहते हैं। अगर आप ठीक होते मैं आपको जरूर इनवाइट करता। डॉक्टर रोनाल्डो मुस्कुराते हुए एक बार फिर से श्याम से हाथ मिलाया था। दूसरे लम्हे वो आइजल की पेशानी पर लब रखते इसे बाजू के हल्के में लिए कमरे से निकल गया था। बहारे ने बंद दरवाजे को देखते अपनी बहती आंखें हथेलियों से रगड़ी। वो जानती थी आइजल कभी श्याम खान को नहीं भूल सकती थी। श्याम खान जैसे मर्द के शहर में कोई औरत एक बार जकड़ी जाए वो कभी इसकी सरंगेज पर्सनैलिटी के शहर से नहीं निकल सकती थी। इन लोगों के जाने के बाद श्याम ने पहाड़े को देखा जो बंद दरवाजे को भीगी निगाहों से देख रही थी। श्याम ने इसका हाथ नरमी से पकड़ते लब्बों से लगाया। पहाड़े शरीयत से अपना हाथ खींच चुकी थी। तुम कैसे मुझ पर चला सकते हो, वो भी इस औरत के सामने जिससे तुम हमदर्दी करते इसे मेरा सब कुछ देने जा रहे थे। लो ए हल्ले भी वही गल लेके बैठी। ए मनोदी साई को लग दी कुड़ी। बहाड़े ने इसे शोला बार निगाहों से घूरते शबनमी लहजे में शिकवा किया। बहाड़े तुम्हें अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। तुम मुझ पर क्या हक रखती हो, तुम मेरे लिए क्या हो। तुम चीख चीख कर खुद को क्यों गिरा रही थी बहाड़े। ये हॉस्पिटल तुम्हारा है और तुम मिसिज शेराम खान हो। तुम्हारा ज़र्फ बड़ा होना चाहिए। तुम ऐसे कैसे चला सकती हो किसी पर भी जब वो मेरे लिए जीरो वैल्यू भी नहीं रखती। तुम्हारे इतनी तरफ की मुझे समझ नहीं आ रही। शेराम की बातों पर बहाड़े ने जख्मी निगाहों से देखा। तुम्हें मेरी तरफ की समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुमने एक पल के लिए वो तरफ महसूस की ही नहीं। बेइतनाई से ही ना हमेशा मेरी। अगर मैं बेवफाई करती तो तुम्हारी तरफ का लेवल क्या होता। इतना तड़पते कि मेरा वजूद गोलियों से छलनी कर देते, चैन फिर भी न पाते। तुम्हारे नजदीक वो बेशक बेवफाई नहीं थी मगर मेरे नजदीक थी। श्याम खान ये बात ही हमेशा याद रखना। बहारे नम लहजे में कहते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। आह। श्याम सीने पर हाथ रखते चलाया था। बहारे के कदम रुके थे। किसी मेल डॉक्टर को भेजती हूँ। बहारे ने पलटते हुए से शर्ट पार निगाहों से घूरते लफ्ज छुपाए। दूसरे लम्हे वो दरवाजा धाड़ से बंद करते चली गई थी। दरवाजे की खौफनाक धाड़ पर श्याम एक पल के लिए हड़बड़ा कर रह गया था। इस बार सच में जख्मों में दर्द उठा था। यही है तेरी जिंदगी श्याम खान। ये बॉस लेडी तेरी ऐसे ही जान निकालती रहेगी। जदों जान निकलन दी वारी आंदी उदों बचा लेंदी है। इसकी बेरुखी भी जानलेवा थी और मोहब्बत इससे भी ज्यादा जानलेवा है। श्याम बड़बड़ाते हुए आंखें मूंद गया था। हैदर खान की गाड़ी इसके खूबसूरत से कॉटेज के सामने आकर रुकी थी। वो इस वक्त सफेद शलवार कमीज में मलबूस था जिस पर स्याह शाल कंधों पर डाले हुए था। वो अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते कॉटेज की तरफ बढ़ते दाखिली दरवाजे को अपनी कमीज की जेब में मौजूद चाबी को निकालते इसने दरवाजे पर लगा के घुमाई थी। दरवाजा खोलकर वो अपने बूटों की भारी धमक से वो अंदर दाखिल हुआ था। ओजिल और फरिश्ते अभी भी हॉस्पिटल से आए थे। फरिश्ते अपने कमरे में चली गई थी। ओजिला लॉन्च में चलते आतिशदान के पास बैठी अपने हाथ सेक रही थी। यार मुझे कुछ कुछ हो रहा है। इसने उनको फाइंड कर लिया। पता नहीं बेचारी के साथ क्या बनेगा। पता नहीं मेरे दिल को क्या हो रहा है। हैदर खान के बूटों की धमक पर इसने मुड़ते हुए देखा। हैदर खान को देखकर इसकी सांसें सीने में दबते खामोश हुई थी। रंगत पल में जर्द हुई थी। तत तुम। गाड़ी वाला शरीफ आदमी ओजिला के लफ्ज बेहलक में घुटे थे। हैदर इसे सर्द निगाहों से देखते कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। ओ मारा। गाड़ी वाला शरीफ आदमी है, तुम कहाँ जा रहा है। ओजिल अपने खौफ पर काबू पाते अपने टोन में ऊंची आवाज में बोलते हैदर खान के मुकाबले। डरना इसने सीखा ही नहीं था इसलिए नदर लहजे में बोली जो इसकी तबीयत का खासा थी। कहाँ जा रहा है तुम। तुमको जरा शर्म लिहाज नहीं है। कैसा खान है तुम जो तन तनहा दो वजूद दो जवान औरतों के घर में घुस आया और ये मुंह उठाकर जहां जा रहा है तुम। हैदर खान के सर्द सुर्ख चेहरे को देखते ओजिला की आवाज आखिर गले में ही गमगमाई थी मतलब कि घुट गई थी। ये गाड़ी वाला शरीफ आदमी सच में बहुत खतरनाक था। इसे हैदर खान के इस आदमी को गोलियां मारना याद आया था। हैदर खान की सुर्ख आंखें देखते से महसूस हुआ था वो अगर किसी से डरती है तो वो फरिश्ते का खान है।
मम हमारा मतलब है कि तुम तक कैसे इतना रात को दो मजबूर बेकस जवान खूबसूरत औरतों के घर में आ सकते हो, वो भी ऐसे। ओजिला हैदर खान की सुर्ख आंखों में देखते टूटे लफ्जों से बमुश्किल बोली थी, खूबसूरत औरतें नहीं, खूबसूरत औरत कहो। अच्छा, मैंने हिसाब लगाया ओजिला की ना हर मर्तबा बेइज्जती हो जाती कहीं ना कहीं था पे। हैदर खान अपनी पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकालती से सुलगाए ओजिला को सर्द नजरों से घूरते बोला, जहर से भी ज्यादा बुरी लगती थी वो इसे। जिसने गाड़ी में जो बकवास की थी इसके लिए वो भूल नहीं पा रहा था। क्या मतलब तुम हम पर लाइन मार रहा है? देखो हम बेवा जरूर है, अकेला भी है, मगर ऐसा किसी मर्द को खुद की तारीफ नहीं करने देता। अच्छा, वो समझ रही है कि ये मुझे कह रहा है कि एक औरत मैं हूँ। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको खूबसूरत कहने का? ओजिला एकदम भड़की थी। तुम्हें खूबसूरत कहने के लिए वाकई में हिम्मत की जरूरत है, और मैं अपनी खानम को खूबसूरत कह रहा था। हैदर खान सिगरेट का गहरा कश लेते तंजिया बोलते कमरे की तरफ बढ़ा। ओ मारा, तुम अंदर नहीं जा सकता। ओ जिला हैदर खान को मुकाबिलाते चलाई थी। मैं अपनी खानम के पास जा रहा हूँ, जिससे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं आज। हैदर खान ओजिला को घूरते हुए गिराया था। इसने गाड़ी में इसकी खानम को किसी गैर मर्द से मंसूब किया था। हैदर खान का बस नहीं चल रहा था अपनी पिस्टल की गोलियां इसके वजूद में उतार दे। ओ मारा, अंदर तुम्हारा खानम कहाँ से आ गया? अंदर बेहड़मंद के 5 बच्चों का अम्मा है, और तुम जानता है बेहड़मंद अपने बच्चों के अम्मा से कितना प्यार करता है। तभी तो हर साल एक बच इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करती हैदर खान इसकी पेशानी पर अपनी पिस्टल रख गया था। हैदर खान की आंखों में खून उतरा देखकर इसके लफ्ज फिर से हलक में अटके थे। बच्चा नहीं होता, हमारा मतलब था अंदर जो औरत है वो 5 बच्चों का अम्मा नहीं, तुम्हारा 2 बच्चों का अम्मा है। वो एक ही सांस पर अपना खुशक हलक तर करते बोली। खौफ से ओजिला की पेशानी पर पसीने के कतरे चमके थे। आइंदा मेरी खानम का नाम गलती से भी किसी के साथ जोड़ा, तुम्हारी चलती जुबान बाहर निकाल कर गोली चलाऊंगा। हैदर खान इसकी पेशानी पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाते गिराया था। हमारा तौबा, हम तुम्हारे सामने जुबान भी नहीं खोलेगा। गाड़ी वाला खौफनाक आदमी। पहले कहती थी गाड़ी वाला शरीफ आदमी, अब कहती है गाड़ी वाला खौफनाक आदमी। ओजिला सर नफी में दाएं बाएं हिलाती घटी घटी आवाज में बोली, मेरे सामने भी मत आना कभी, हटो मेरे सामने से। हैदर खान पिस्टल अपनी जेब में डालता गिराया था। ओजिला जल्दी से पीछे हुई थी। हैदर दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हो गया था। अल्लाह, हमारा सहेली का इस खौफनाक, खतरनाक, दहशतनाक, बेहकतनाक खान से हिफाजत करना। हमको इसका कत्ल का खाना नहीं खाना, हमें इसका कुल का खाना, कत्ल का नहीं, कुल का। वो फौतगी के एक दिन के बाद नहीं होते वो वाला, वो बिरयानी जो बड़े मजे से कहते हैं दोस्त को, यार तेरे कुल्लों पे बिरयानी खानी, वो वाली। हमको कुल का खाना बहुत पसंद है, मगर वो हमारा सहेली है, इसका नहीं खा सकता। फोजिला छत की तरफ देखते ऊंची आवाज में दुआएं कर रही थी। अरहाम और हूड की गाड़ी हवेली के कार पोर्च पर आकर रुकी थी। अरहाम ने गाड़ी से उतरते हूड की तरफ बढ़ते इसकी तरफ का दरवाजा खोलते नरमी से इसकी कलाई जगड़ते इसे बाहर निकाला। इसके गाड़ी से निकलने पर अरहाम ने झंझलाते हुए इसे अपनी बाहों में भरते अपनी गोद में उठाया था। अरहाम हूड इसकी शर्ट मुट्ठियों में जगड़ते दब्बे अंदाज में चलाई थी। अरहाम मजीद ऊपर को उठाते इसके लब्बों को नरमी से चूम गया। हाय अल्लाह, काफी अरसा ही हो गया था मेरा ये हाय अल्लाह नहीं निकला था। निकल ही है आज बदोबदी। जी जान अरहाम। अरहाम ने इसे गहरी गर्म निगाहों से देखा। अरहाम, आपके कंधे का जख्म? खून ने इसके शोल्डर्स को एक नजर देखते कहा, कैसे मैं बताऊं, ये मुश्किल राज है। कल आए ना कभी, जो है वो आज है। अरहाम इसके खूबसूरत चेहरे को गर्म निगाहों से देखते गुनगुनाया था, मैं तुम्हारे साथ गुजरा एक लम्हा ज़ाया नहीं कर सकता, तुम मेरी मोहब्बत अपने लिए नहीं समझ सकती, तुम मेरा नशा हो। अब तो इस बेचैन जिस्म को तब भी राहत मिलेगी जब तुम मुझ में समाओगे और मैं तुम में समाऊंगा। वो इसे खुद से लिपटाए गंभीर सरगोशी कर गया था। अरहाम, कोई देख लेगा। और अरहाम को एक नजर देखते गुलाब की तरह सुर्ख पड़ते इसकी शर्ट को मजबूती से मुट्ठियों में जकड़ते नजरें झुका गई थी। वो बहुत मजबूती से इसे अपने सीने से लिपटाए इसे गरम गरम निगाहों से देख रहा था।
अरहम की गहरी गर्म निगाहों पर हूर की धड़कनों ने शिद्दत इख्तियार की थी। हूर की धड़कनें अपने सीने में बहते महसूस करते अरहम के लब गहरा मुस्कुराए थे। इतना क्यों ब्लश कर रही हो? क्यों जानती हो? रोमांस से पहले मुझ पर गुस्ल कितनी बेपाक बातें करते हैं ना ये लोग। क्यों चाहती हो रोमांस से पहले ही मुझ पर गुस्ल फर्ज हो जाए? अरहम ने हूर की आंखों में देखते बेपाक सरगोशी की तो हूर के आर्ज दहकरा नार हुए थे। वैसे गुस्ल क्यों फर्ज होना है? पता नहीं, मैं तो शरीफ बच्चा, मुझे नहीं पता। वो अपना निचला लब दांतों तले दबाए आंखें मैच गई। मेरी शर्मीली दुल्हन, आज रात आपके होंठों को मैं नहीं छोड़ने वाला। आप क्यों इन्हें यूं काट काट करके खुद को हलकान कर रही हैं? आपका खादम है ना ये सब करने को। आपके खूबसूरत बदन पर अपनी जुनून खेजियों से ऐसी सौगातें छोड़ूंगा, आप अपने दांतों से खाना चुबाना छोड़ देंगी। कजा के कोई और काम लेना। अरहाम ने झुकते हुए इसके निचले लब को अपने दांतों से खींचा और इसकी शिद्दत पर सिसकते हुए इसके सीने का हिस्सा बनी। अगर मैंने जवाबन आपकी जुबान को चुबा डाला तो आप क्या करेंगे? और सिसकते हुए आंखें खोलते शोला बार लहजे में गोया हुई। इसने बहुत बेरहमी से इसके निचले लब को दांतों में काटा था, इसलिए गुस्से से सुर्ख पड़ते इसकी बेपाक आंखों में आंखें गाड़ गई थी। मेरी जान, मेरा सब कुछ हाजिर है, चुबा डालो। तुम्हें जो भी मेरे बदन का हिस्सा मिले, मेरे जिस्म का जो भी हिस्सा मिले, चुबा डालो इसे। अरहाम इसके लब्बों के करीब अपने लब लाते नरमी से चूमते हुए इसकी आंखों में देखते इसे गोया चैलेंज किया। वो इसकी कुर्बत में आंखें खोल लिए, यही बहुत बड़ी बात थी। बाकी कोई पेशकदमी वो कर ही नहीं सकती थी। और अरहम की बात पर सुरख पत्ते अपनी निगाहें फेर गई थी। मेरा सीना, मेरा सब कुछ हाजिर है, माई पोजेशन। ये मेरे लिए एहसास होगा सब घर वालों से अपना जख्मी सीना और गर्दन छुपाना। अरहम ने इसे निगाहें फेरते सुरख पड़ता देखकर लब दांतों तले दबाए शरारती लहजे में मुखातिब हुआ था। अरहम की बात पर हूर की रंगत फिर से सुर्ख कंदाहड़ी हुई थी। गाल तपकर कंदन की तरह दहके थे। गुल नहीं डालती थी आपके सीने और गर्दन पर निशान। अच्छा हुन ਇਹ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਬਹਾੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਈਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਪਤਾ नहीं ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ नहीं समझ लग रही। गुल नहीं डालती थी आपके सीने और गर्दन पर निशान। हून ने अपनी शर्म को छुपाते जवाबन तंजिया किया था। इसकी ऐसी हर बात पर इसे रुज़नैया खानम की बातें याद आ जाती थी कि अरहाम को गुल से बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, इसलिए वो कमरे से नहीं निकलता था। हूर की बात पर अरहाम के कमरे की तरफ खड़े कदम रुके थे। वो इसे सिलकती भीगी निगाहों से देख रही थी। नहीं अरहाम, सरदुस्पाट अंदाज में एक लफ्जी जवाब देता आगे बढ़ गया था। अरहाम के चेहरे पर गुस्सा इश्तियाल की सुर्खी छाई थी। वो जबड़े बेटे मुश्किल अपने गुस्से पर कंट्रोल कर रहा था। अरहाम के बर्फीले तासरात देखते हुड की धड़कनें अब खौफ से मुंतशिर हुई थी। वो इसके जितने मर्जी नखरे उठा ले, मगर इसे आज भी इसके गुस्से से डर लगता था। हुड की धड़कनों में मजीद शिद्दत महसूस करते अरहाम ने अपने चेहरे के तासरात पर बमुश्किल काबू पाया था। कभी इसके चेहरे पर डर, खौफ, इसकी मर्दाना अना बदले की हंस को तस्कीन देता था, मगर आज ये डर खौफ इसके चेहरे पर गवारा ना था। अरहाम ने झुकते हुए इसकी धड़कनों पर अपने लब रखे। तुम्हारी धड़कनें मेरे लिए लमस से शिद्दत इख्तियार कर जाएं, ये अरहम खानजादा की जात के लिए तस्कीन का बाइस है, मगर तुम्हारी धड़कन मेरे खौफ से मिस हो, ये मेरी जिल्लत का बाइस है। तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, मुझे पर चीख चला सकती हो, मगर मुझसे खौफजदा मत हुआ करो, मेरी मोहब्बत की ये तौहीन होगी। वो इसे मजीद खुद के साथ लिपटा गया था और इसके सीने में समाई मुस्कुराते हुए इसके साथ शिद्दत से लिपटी थी। लगता है आज का रोमांस शावर के नीचे करना होगा, क्योंकि गुसल से पहले मुझ पर गुसल फर्ज हो चुका है। इतना नाजुक हो। सॉरी। अरहामी से मजीद खुद के साथ लिपटाए बेपाक सरगोशी करके बांध कर रखना चाहता था इसे अपने पास। वो इसे खुद से लिपटाए मध्यम सरगोशी करते अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक पल के लिए इसके कदम ठहरे थे। वो इसे इस कमरे में लेकर नहीं जाना चाहता था जहां इसे अजियत होती थी, मतलब कि दर्द होता था, क्योंकि बार बार वो जब उस कमरे में जाती थी तो उसे वो सारी रोजनैया खानम की बातें याद आ जाती थी। इस वजह से अब वो इसके कमरे में नहीं लेकर जाना चाहता था। चलो कोई नवा कमरा लभ लो, एडी वड्डी हवेली, थानू केड़ा कोई लभना नहीं।
अरहाम ने इसकी ब्राउन आंखों को बखौर देखा जो इसके रुकने पर इसे सवालिया निगाहों से देख रही थी। वहां कोई शिकवा न था, सिर्फ हया की सुर्खी छाई थी। वो इसकी आंखों में देखकर सुर्ख पड़ते पार पर नजरें झुका लेती थी। वो इसकी इस अदा पर मरता था। इतनी बोल्ड और मॉडर्न जिंदगी गुजारने के बाद भी वो इसकी गुर्बत में ऐसी ही शर्माती थी। एलीट क्लास की लड़कियों की तरह बहुत बेपाक ना थी, सिर्फ जब जलती थी तब बेपाक बन जाती थी। इस्लामाबाद में मीटिंग के दौरान इसकी बेपाक ड्रेसिंग और इसका आंखों में आंखें डालना याद आया था। इससे ज्यादा इसकी बेपाक और बोल्ड ड्रेसिंग कभी नहीं देखी थी। वो इसे बगौर देखते इसके तासरा जानने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था आज रात कोई भी बात, कोई भी वजह इसकी कुर्बत में हाइल हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई निकल जानी। वो इसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो इस वक्त इसे खूबसूरत सिलक के अबाया और हिजाब में इतने खूबसूरत लग रहे थे कि इसे लग रहा था अगर वो आज रात इससे दूर गई तो वो तड़प कर मर जाएगा। मगर दिल में डर भी था, आज रात वो फिर से दूरियां मुकद्दर ठहरी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। मुकाबिल से मोहब्बत इतनी थी, वो इतने जख्मी कंधे को भूले हुए था। इस वक्त सिवाय अपने दिल में मुकाबिल की धड़कनें महसूस करते कुछ और महसूस नहीं हो रहा था। आई एम सॉरी जान। अरहाम अरहाम ने इसकी नाक की टिप पर अपने लब रखे थे। किस लिए? हूर ने हैरत इस्तजाब से पूछा था। हम बताऊंगा माई ब्यूटीफुल लाइट वाइफ, और इसका अजाला भी करूंगा, लेकिन अभी मुझे अपनी खूबसूरत लिटिल बीवी पर भरपूर तवज्जो देनी है। इसको बताना है इसका पहाड़ी खान इससे कितनी मोहब्बत करता है। हम भारी आवाज में बोलते इसकी लड़खती पलकों पर अपने लब रख गया। पहाड़ी खान नहीं, जिंदा वजूद को उलट पलटने वाला मगरूर बेपनाह हैंडसम बेपाक खानजादा हूर अरहम के स्याह सरहंगेज आंखों में देखते बोली थी। तो अरहम का बुरजस्ता कैफा बुलंद हुआ था। बेपाक बेपनाह हैंडसम खानजादा, आई लाइक इट, माई वन एंड ओनली पोजीशन। अरहम इसीलिए कमरे में दाखिल होते कमरे की तरफ बढ़ते इसे बेड पर नरमी से लिटा गया था। इसकी कमर में हाथ डालते इसे एक झटके से बैठाते इसका हिजाब एक झटके से रिमूव करते इसके बालों में लगा कैचर उतार कर दूर फेंका था। वो इसका चेहरा हाथों में भरते इसे बिना कोई मौका दिए इसके लबों पर झुके इसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद करते इसकी सांसें बेरहमी से पीते इसकी सांसों की महक खुद में उतारने लगा। अहम अहम और इसकी शिद्दत से तो इसकी शर्ट जगड़ते सिसकते हुए आंखें मूंद गई थी। अरहाम का एक हाथ अब इसके अबाया गाउन में उलझा था। वो बेबाकी से इसे छूते इसके गाउन को रिमूव करने लगा तो हूर बमुश्किल सांस लेते इसका हाथ जकड़ गई थी। अरहाम ने इसके लबों को आजाद करते अपनी बेतरतीब होती सांसों को दुरुस्त करते गहरे सांस लेते अपनी सुर्ख आंखें हूर की आंखों में गाड़ते आईब्रो झुकाए थे। इसके हाथ झटकना इसे मुश्तिल कर गया था। मुकाबिल का खुद को झटकना बर्दाश्त नहीं होता था। वो हूर को अपनी मलकियत समझता था। इसे एहसास से तो इससे इश्क हुआ था। वो सिर्फ इसकी है। अरहाम गहरे सांस लेते इसे देख रहा था। हूर इसकी सुरख आंखों में गुस्सा इश्तियाल देखते नजरें झुका गई थी। आज रात तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। चाहता हूँ जो कुछ हो तुम मेरी शिद्दतों में मेरा भरपूर साथ देते मुझे महसूस करो। लेकिन अगर तुम मुझे रोकोगी, खुद से दूर झटकोगी तो यकीन मानो मैं जबरदस्ती भी कर डालूंगा। मैं फरिश्ता नहीं आम इंसान हूँ। इतना पास आकर तुमसे दूर जाना मेरे बस में नहीं है। तुमसे आज अपनी सांसें गिनवा दूंगा। वो इसे थाई से एक यार वो इसे थाई से एक हाथ से जगड़ते अपने करीब करते इसकी बालों को गद्दी से जगड़ते इसकी ब्राउन आंखों में अपनी सुरख आंखें गाड़ गया था। हाय अल्लाह इसकी बेतरतीब उखड़ी बिखड़ी सांसों और आंखों की तो गहरी होती सुर्खी देखते हूर का दिल हथेली पर धड़कने लगा था। अभी वो इसे खुद से डरने को नहीं कह रहा था। अब अपने इस जुनूनी रूप में वो इसका दिल पूरी तरह धड़का चुका था। अरहाम वो मैंने अबाया के नीचे कुछ नहीं पहना यार, इसलिए आपको रोक रही थी। हूर की बात पर अरहाम के लब्बों को बेख्तियार मुस्कुराहट छू गई थी। वो बकौर इसकी झुकी नजरों को देखे गया। डर से ज्यादा शर्म और हया की सुर्खी थी। वो इसकी गुर्बत में शर्मा रही थी। तो जान अरहाम, ये तो अच्छी बात है, मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी।
तुम इसी हालत में जल्दी आ जाओगी जो मैं चाहता हूँ। अरहम ने बेबाकी से कहते से आंख विंकी। इसकी बेबाकी पर हूर की सुर्ख रंगत में मजीद सुर्खियां घिली थी। हम ऐसा करो, कुछ बेपाक सा पहनो, मतलब कोई नाइटी पहनो जो मुझे मजीद जुनून में मुब्तला कर दे। इन खूबसूरत लब्बों को गहरे रंग से सजाओ। मैं आज रात बेखुदी की हर हद पार करना चाहता हूँ ये रात तुम हमेशा याद रखो। मैं इसे इतनी मुकम्मल और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। और हाँ, इसके अर्ज को नरमी से चूमते, इसके कान की लो को लब्बों से काटते गमगीन भारी आवाज में सरगोशी कर गया था। हाँ, वो बामुश्किल बोलते, इसकी कुर्बत में मेकानी अंदाज में म्यूं अस्बात में सर हिला गई थी। चांद लब्बों पर सजदे, दिल हथेली पर धड़कने लगता है। इसकी फरमाइश पर जी जान से लर्जी थी। वो कपकपाते हुए इसकी बाहों में समा गई थी। वो इस कमरे में से अपनी पनाहों में कैद करते इसे फरमाइश बहुत बार कर चुका था। वो इसके एक हुक्म पर इसके पसंदीदा हुलिये में अगले ही लम्हे इसके सामने होती थी। बड़ी फास्ट सर्वसा, मगर कमरे से ड्रेसिंग रूम तक का फासला सदियों की मुसाफत की तरह लगता था। कदम मन मन भड़के होते थे। वो घसीटते हुए खुद को ड्रेसिंग रूम तक लेकर जाती थी। वहां वो रुककर सांस लेते आंसू भरी आंखों से अपनी बेकदरी पर मातम बीन मनाया करती थी। वो इसे सर ऊंची आवाज में पुकारा उठता था। वो एक लम्हे की तखीर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो हूर पुकार पर घटी घटी आवाज में जवाब देते लड़सते हुए इसकी पसंदीदा नाइटी में मलबूस अगले लम्हे इसके सामने होती थी। वो सिगरेट से लगाया इसे बेबाकी और इस्तहाक से घूरते इसका मुआयना करता रहता था। वो इस दौरान मरने वाली होती थी। फिर वो इसकी अटकती सांसें महसूस करते हाथ बढ़ाकर खुद की तरफ खींचते इसे खुद के साथ लिपटाए कंबल में गड़ूब होते अपनी शिद्दतों से सारी सारी रात इसकी सांसें खींचता रहता था। कदी पहले ही गुसल करना फर्ज है, कदी सारी सारी रात लगे रहंदे उन तेना खान ज्यादा नहीं समझ लगन। हूर की आंखों के आगे वो मंजर आते से बेचैन कर गए थे। कमरा ये यादें सब इसके लिए तकलीफ देता। बहनों की ना जान रहा। इसकी इल्तिजा भरे लहजे पर हूर की आंखों से मोती टूटकर रुख पर बरसे थे। इसकी मलाइमत भरे लहजे पर हूर का सर बेख्तियार अस्पात में हिला। अब अस्पात में सर हिलाने पर कोई खौफ नहीं था, मुकाबिल की शदीद मोहब्बत थी। वो इसके सीने से शिद्दत से लिपट पड़ी थी। वो तब भी ऐसे ही इससे इसको मांग लेता तो वो कभी वो अजियत भरे लम्हात ना जीती। अरहाम इसे अपने साथ लिपटा गया था। आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी। मैं अब कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। वो इसके लबों पर नरमी से लब रखे गोया हुआ था और मजीद इसके साथ लिपटी थी। अरहाम इससे दूर होते बेड से उतरा था। हूर ने गहर सांस लेते इसे उलझन बड़ी भीगी निगाहों से देखा। क्या चाहता था वो समझ नहीं पाई थी। वो इसकी तरफ झुकते इसे अपनी बाहों में भरते गोद में उठाए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ा। हूर इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई। अरहाम ने ड्रेसिंग रूम में दाखिल होते से नीचे उतारा। वो लपकारते हुए इसे देख रही थी। अरहाम ने कबर्ड से एक नाइटी निकालते इसकी तरफ बढ़ाई। नाइटी देखते हूर कान की लूं से लेकर गर्दन तक सुर्ख पड़ी थी। अरहाम ये बहुत शॉर्ट है, तो फिर की हैंडल आ ही देनी। हूर ने अपना खुशक हालत तर्क करते वो नाइटी के नाम पर भी धब्बा था। नेट की नाइटी जो इंतहाई शॉर्ट थी, इससे ज्यादा वल्गर इसके नजदीक कुछ नहीं हो सकता था। इससे भी शॉर्ट पहन चुकी हो मेरी पनाहों में मेरे एक हुक्म पर। अरहाम ने इसे कमर से थामे खुद के करीब कर गया। अरहाम तब की बात और थी, मगर अब तो ऊन नजरें झुकाए बमुश्किल बोली। इसके बदन से उड़ती परफ्यूम और स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू इसके हवास मुअत्तल कर रही थी। नजरें बार बार इसकी शर्ट ऊपरी खुले बटनों से नजर आते इसके सिक्स पैक्स पर जा ठहरी थी। वो इसे आज महसूस करना चाहती थी, मगर इतनी वो बदहवास हो रही थी ऐसा लग रहा था वो इसे पहली मर्तबा छू रहा हो। वो पहली मर्तबा इसकी कुर्बत इसकी खुशबू महसूस कर रही थी। तब और अब में क्या फर्क है? तब भी तुम मेरी मलकियत थी और आज भी मेरी मलकियत। फर्क तो सिर्फ यही है कि मैं तुम्हारे लिए पहले से ज्यादा जुनूनी हो चुका हूँ। अरहम ने इसकी ठोड़ी उठाए इसकी आंखों में झांकते मदहोशी से कहा। इसका इस तरह शर्माना इसे मजीद बेकाबू कर रहा था। अरहम, मैं ये पहनकर आपकी जुनूनी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करूंगी? मुझे अभी से खौफ आ रहा है आपसे।
नूर ने बच्चों की तरह अपना निचला लब फैलाए अपने दिल की बात कही तो अरहम का बुरजस्ता कैकवा गूंजा था। मेरी जान, मैं आपका मूड बनाऊंगा पहले, फिर आप खुद मुझ में समाने को बेताब हो जाएंगी। इतना खौफ किस बात का? और एक बीवी को इस वक्त अपने शोहर का हर हुक्म मानना चाहिए ताकि शोहर अपने खूबसूरत बीवी की खूबसूरती का हक अदा अच्छे से करे। अब इसे पहनूं, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मेरे कंधे का दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इससे पहले ये मजीद बढ़ जाए और मैं कुछ ना कर सकूं, जल्दी से नाइटी पहनकर मेरे साथ लिपट जाओ ताकि मेरे अंदर उठते जज्बों को सुकून मिल सके। वो इसे अपने साथ लिपटाए इसकी नाज़गी महसूस करते मदहोशी से बोला, अरहाम को आपको ड्रेसिंग की जरूरत है। और अरहाम की बात पर से अलग होते तफ्तीश से बोली। अरहाम की शर्ट कंधों में सुर्ख हो रही थी। इंजेक्शन और मेडिसिन की वजह से इसे अभी इतना दर्द नहीं हो रहा था, या फिर वो महसूस ही नहीं कर रहा था, मगर इसके कंधे के जख्म को ड्रेसिंग की जरूरत थी। अरहाम, आपको ड्रेसिंग की जरूरत है, ये ड्रेसिंग खुल चुकी है, शायद स्टिचेस को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे चेक करने दें, हूर ने भीगे लहजे में कहते इसकी शर्ट के बटन खोले। वो इसे लेकर आखिर क्यों जुनूनी हो जाता था? पहले इसे तकलीफ देता था, अब खुद को तकलीफ देने लगा था। जानर, हाँ, मगर तुम्हें मेरा जख्म चेक करना है, तुम्हें नाइटी पहनकर मेरी लैब पर बैठकर ये सब कुछ करना होगा। फिर जख्म तो नहीं चेक होना सोनिया, फिर तो कुछ हो रही हो, वरना तुम मेरे जख्म को छू नहीं सकोगे। और हम इसके दोनों हाथ नरमी से जकड़ते इसे झटके से फिर से अपने सीने से लिपटा गया। पर हम, ये क्या बचपन है, मुझे एक नजर देखने दे। अभी आपको इंजेक्शन और पेन किलर मेडिसिन के असर से दर्द इतना महसूस नहीं हो रहा। जैसे मेडिसिन का असर खत्म होगा, आपके लिए दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। और डडबडाए लहजे में कहते इससे दूर हुई। इसके कंधे पर सुर्ख रंगत इसकी जान निकाल रही थी। अभी तो तुम्हारी दूरी नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। तुम्हें अगर तकलीफ दे रहा है, तुम इस नाइटी को पहनने से इनकार करके मेरी हल्के मलकियत को चैलेंज कर रही हो। तुम सिर्फ मेरी हो, ये तुम्हारे साथ गुजरे 5 माह में तुम्हारी फर्मा बरदारी ने मुझ पर पावर करवाया है। तुम्हारी इसी फर्मा बरदारी से इश्क हुआ। अब तुम इतना ही मुझे बार बार खुद से झटक कर मुझे तकलीफ देती हो, मतलब के दूर करके मुझको तकलीफ देती हो। खुद को मुझे सौंप दो हूर, ये कहकर तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो हूर, वरना कसम खाता हूँ हूर, अपने स्टिचेस अपने जख्मों को खुद ही नोच डालूंगा। कह दो तुम सिर्फ अरहाम खानजादा की हो, तुम पर तुम्हारा खुद का भी हक नहीं, सिर्फ तुम्हारे मिस्टर खान का है। वो इसे गर्दन से नरमी से दबोचते कबर से लगाए इसकी आंखों में देखते जुनूनियत से बोला, मम, मैं सिर्फ अरहाम आपकी हूँ। अरहाम की सुरख आंखों में देखते मम मुश्किल बोलते घबराई थी। इसकी जुनूनियत सहना सच में मुश्किल था। हूर की बात पर वो पुरस्कून हुआ था। पहनोगी या पहनाऊं मेरी जान? अरहाम ने इसके कान में झुकते बेपाक सरगोशी करते इसकी गहराइयों को छेड़ते बेपाकी गस्तूकी की। आप ही पहना दे। आ भी वैसे सही है, तू पहले ही कह दे कि तुसी पवा दियो, एवं घंटे दे ड्रामे करी जानी। आप ही पहना दे। और इसके सीने में समाए बमुश्किल टूटे लफ्जों से बोली थी। वो इसके सामने कहाँ ये पहन सकती थी? वो तो इसके हसार में इसकी बेपाकियों से लड़ज रही थी, इसके सामने कैसे पहनती? इट्स माई ओनर मैडम। ठीक, क्या मुझ पर छोड़कर रात गहरी और सर्द है? जब जज्बों में इतना तलातम बड़पा हो, इतनी देर नहीं करनी चाहिए। तुम ये नाइटी पहनने में देर करती, मगर मैं नहीं करूंगा। अरहाम मुस्कुराते हुए कहते इसके अबाया को एक झटके से रिमूव कर गया था। वो सुरख पड़ते इसकी कमर के गिर्द अपना हसार मजबूत करते इसके चौड़े सीने में खुद को छुपा गई थी। अरहाम मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर स्विच लाइट ऑफ कर गया था। आगे पीछे से रिमोट वाली लाइट्स ऑफ कर देना, स्विच तो करने वाह। ड्रेसिंग रूम में गुप्त अंधेरा छाया था। तुम्हारा कंफर्ट मेरे लिए सबसे पहले जान अरहाम। मैं तुम्हें ब्लैंकेट में अच्छी तरह देख लूंगा। ब्लैंकेट मतलब के कंबल में। अभी तुम्हारे लड़सते बदन और तुम्हारी धड़कनों को तो काबू कर लो। वो इसे कमर से ऊपर को उठाए, इसकी टांगों को खुद के गिर्द लिपटाए, इसकी धड़कनों पर झुकते मजीद इसकी धड़कनों को मुंतशिर कर गया था। अरहाम, हूर की दबी दबी सिसकियां गूंजती अरहाम खानजादा को मदहोश कर रही थी।
वो बेबाकी से इसके बदन को छूते इसकी गहराइयों में अपनी जुनूनियत रकम कर रहा था। हूर के हाथ बेख्तियार इसके घने बालों को छू गए थे। इसकी सांसें गहरी हुई थी। वो इसे सच में महसूस कर रही थी। ऐसे नहीं मेरी जान, ये रात भी मेरी, ये जगह भी मेरी, और ये वक्त भी मेरा, और तुम भी मेरी। आज तुम्हारी खूबसूरती का भरपूर हक अदा करूंगा, तुम्हें सर से पैर तक चूम कर। अरहम ने इसे जमीन पर उतारते वो नाजुक सी नाइटी इसे पहनाई। इससे पहले वो लाइट ऑन करता और फिर से इसके सीने में समाई थी। अरहम की गहरी बेपाक निगाहों को वो सहन नहीं कर सकती थी। अरहम ने लाइट ऑन करते इसे खुद से अलग करते इसे इस्तहाक भरी निगाहों से देखा। बारीक नाइटी से नजर आती इसकी गहराइयों पर अपनी शिद्दतों के निशान देखते अरहम पर मदहोशी छाई थी। वो इसे फिर से हाथों से बेपाकी से छू गया था। पूर्ण नजरें झुकाए सुरख चेहरे के साथ खड़ी थी। बहुत मुश्किल था मुकाबिल की बेपाकियां बर्दाश्त करना। अरहम ने कबर्ड की तरफ बढ़ते इसमें से मेडिकल बॉक्स निकालते इसे पकड़ाया। उन्हें लड़सते हाथों से अरहम से वो लिया। अरहम अपनी पैंट से सिगरेट और लाइटर निकाले इसे सलजाए सोफे की जानिब बढ़ा। पूर्ण गहरा सांस भरते आहिस्तगी से कदम बढ़ाती अरहम की तरफ बढ़ी, जो सोफे पर बैठे सिगरेट के गहरे कश लेते से गहरी निगाहों से बेपाकी से देख रहा था। वैसी ही गहरी गर्म निगाहें जो इसकी सांसें रोक देती थी। इसकी निगाहें अपने बदन के नशीबो फराज पर महसूस करते हूं ने अपनी नाइटी जरा सी नीचे की तरफ खिसकाई थी, मतलब के नीचे की तरफ की थी। हूर डोंट, अरहम ने हुक्मिया लहजे में कहते सिगरेट का गहरा कश लिया कि हूर ऐसा ना करो। इसके हुक्म पर हूर की जान जल कर रह गई थी। इस तरह ही वो हक जमाता था। अपनी कुर्बत में वो खुद को जरा सा छू ले बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसकी गहरी निगाहें अपने बदन के आर पार होते महसूस करते वो गुलाब की तरह सुर्ख होते लर्ज रही थी। हूर इसकी तरफ बढ़ते इसे 2 कदम के फासले पर रुकी। इस नाइटी में वो इसके लैब पर कैसे बैठकर इसकी ड्रेसिंग कर सकती थी। वो क्या क्या गुस्ताखियां नहीं करेगा, वो सोच कर ही इसका दिल हथेली पर धड़क रहा था। हूर को रुकते देखकर अरहाम इसे कलाई से पकड़कर खींचते हुए एक झटके से अपने लैब पर बैठा गया। लैब कहते अपनी गोद में। हूर ने बमुश्किल खुद को इसके सीने में समाये रोका था। वो इसके जख्मी कंधे से टकरा सकती थी। हूर ने बेइख्तियार घूरकर इसे देखा था। हूर के घूरने पर अरहाम का बुलंद बांग कैकफा बुलंद हुआ था। मेरी नाजुक सी बीवी, शेर की कचार में बैठकर इससे दुश्मनी नहीं लेते। अरहाम ने इसकी लड़सती झुकी पलकों और इसके लड़सते बदन को देखते इस पर चोट की। क्या कर लेगा यह शेर आखिर? जो इसे चाहिए वो दे तो रही हूँ, मैं कौन सा दुश्मनी ले जा रही हूँ। हूड आहिस्तगी से बोलते इसकी शर्ट के बटन खोलते इसकी शर्ट कंधों से नीचे खिसका गई थी। अरहाम इसके करार पर पुरस्कून हुआ। वो दांस्ता तौर पर कुछ न कहते भी कह चुकी थी कुछ। अभी कहाँ लिया कुछ, अभी तो पूरी रात बाकी और वसूली भी इन 9 महीनों की जुताई का हिसाब आई तुमसे लूंगा। अरहाम इसे खुद के साथ लिपटाए इसकी कान की लोग दांतों से खींचते मदहोशी से बोला, होटल के कमरे में आप 8 महीनों की जुताई का हिसाब मुझसे ले चुके हैं। बहुत अच्छे से वसूला था एक एक पल। खून ने इसके कंधे पर लगी पट्टी नरमी से रिमूव करते इसके स्टिचेस से खून रास्ता देकर इस पर पायोडीन लगाते वहां नरमी से कॉटन रखी। कॉटन मतलब रूह, ओके। वो तो 8 महीनों की जुताई की वसूली थी, आज 9 महीनों की जुताई की वसूली लूंगा। आज तुम पर तरस बिल्कुल नहीं खाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा वसल के बाद फिरकत की तरफ कैसी होती है। वो उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में बेदर्दी से फटते इसे अपने मजीद करीब कर गया। खुद ही छोड़कर आए थे मुझे शाह मेंशन, उन्होंने अरहम की आंखों में देखते जवाबन शिकवा किया। क्यों आंसू बहाती हो मेरी गुर्बत में? अरहम ने जवाबन शिकवा किया। इसका आंसू बहाना अपनी गुर्बत में कितना तकलीफ देता था वो इसे कैसे समझाता। वो तो आज भी बहाऊंगी तो क्या हर बार मुझे खुद से दूर कर देंगे? हूर की बात पर अरहम की आंखों की सुर्खी भरी थी। क्यों बहाऊंगी आंसू? क्यों बहाओगी आंसू? अरहम ने सिलकते हुए पूछा। आपको सहन करना आसान है क्या अरहम? यही कहते थे कि मैं ठहरी नाजुक सी लड़की और आप पहाड़ी खान, वो भी तजर्बाकार। आपको सहन करना मेरे बस की बात नहीं। हूर की बात पर अरहम ने गहरा सांस लिया था। वो इसकी बातों को याद अभी भी किए हुए रखे थी। लेकिन तुम नाजुक कहाँ रही मेरी जान, तुम्हारी नाज़गी मैं खत्म तो कर चुका हूँ।
और तुम सच में एक पहाड़ी खान के जंगल में फंस चुकी हो। कहा था तुमसे, तुम ऊंची हवेली वाली में अब तुम हमेशा रहोगी। तुम मेरी पनाहों से निकल नहीं पाओगी। आ गई ना मेरी पनाहों में खुद अपनी मर्जी से मुझे सहन करने। आंसू बहाओ या रोती गड़गड़ाती हो, मगर अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, याद रखना। और हाम इसके डिंपल वाली जगह पर लब रखते गंभीर आवाज में बोलते से खुद के साथ लिपटा गया। सिगरेट अब इसकी उंगलियों में दबा हुआ था। पूर्ण नजरें झुकाए बमुश्किल ही इसकी ड्रेसिंग कर रही थी। इसकी बेबाकी अपनी कमर पर महसूस करते वो सुरख पड़ते खामोश हो गई थी। अरहम का एक हाथ कुछ कुछ ज्यादा ही बेबाकी की दिखाते हुए इसके बदन को छूते अपने ऊपर मुकम्मल हक जता रहा था। अरहम ने इसकी झुकी नजरें और इसके गुलाब आर्ट्स को देखते मुस्कुराते हुए सिगरेट लब्बों में दबाया। इसे आज अपनी बीवी से वो सारी फरमाइशें पूरी करवानी थी, वो जो 9 महीने तड़पते हुए सोचता रहा था। कभी तो वो हक से इसके लब्बों से सिगरेट निकाले। और हाँ, मुझे सिगरेट पीने वाले मर्दों से नफरत है। हून ने कहते सिगरेट इसके मुंह से निकाल के साइड पर रखा था। साइड पर नहीं रखा, हून ने इसका सिगरेट लब्बों से निकालने के लिए आगे हाथ बढ़ाया था। और हमने इसका हाथ पकड़ते इसे रोका था। हून ने भीगी आंखों से इसे देखा। मैं ये सिगरेट ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ना मैं छोड़ सकता हूँ। जब जब मैं सिगरेट लब्बों में दबाऊंगा तुम इसे मेरे लब्बों से निकाल कर अपनी सांसों से मेरी सांसें इनहेल करोगी। यही एक तरीका है मेरा ये सिगरेट छुड़वाने का। चलो कोई ते वे है ना सिगरेट छुड़वाਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਗਰਟ नहीं ਛੱਡਦੇ। यही एक तरीका है कि मैं ये सिगरेट छोड़ दूं, क्योंकि एक नशा छोड़ने के लिए तुम्हारी सांसों को नशा बनकर मेरे अंदर उतरना जरूरी है। और हामी से बालों से जगड़ते अपने मुकाबिल करते इसके लब्बों पर छुके अपनी सांसों में गुली सिगरेट की महक इसके अंदर उतारने लगा। वो इसकी शिद्दत में साथ देते इसकी उंगलियों से वो सिगरेट लेते जमीन पर फेंक चुकी थी। अरहम के लब गहरा मुस्कुराए थे। अरहम ने इसके लबों को आजाद करते इसे अपनी लैब से उठाया। सोफे से उठते इसे अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए इसके गले में बाएं हमायल कर गई थी। अरहम की पेशानी पर लब रखते ड्रेसिंग रूम से निकलते कमरे की जानिब बढ़ा। इसे बेड पर नरमी से लेटाया, इस पर झुका और इसके बढ़ाना सीने पर उंगलियां फेरते नजरें झुकाए हुए थी। अरहम का हाथ बेबाकी से इसके बदन पर सफर करते इसके आर्ज पर आया। तैयार हूँ जान। अरहम ने इसके आर्ज पर नरमी से उंगलियां फेरते भारी होती सांसों से पूछा। वो इस हुलिये में इसे के अंदर आग लगा चुकी थी। वो कब से खुद पर काबू पाए अपने जिस्मों पर हूर के सामने बंद बांधने की कोशिश कर रहा था। वो इसकी जुनून खेजियां सुर्ख आंखों से डरती थी। वो ड्रेसिंग रूम में भी खुद को पुरस्कून रखने की कोशिश कर रहा था, मगर अब इसे बेड पर अपनी पनाहों में देखते वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। सांसें दहकता तंदूर बनी थी, आंखों में खुमार की सुर्खी छाई थी। हूर अरहम की सांसों की बेतरतीब और इसका दहकतापन महसूस करते इसके हसार में लर्ज उठी थी। अरहम, हूर ने सुरख पड़ते इसे रोहांसते हुए पुकारा, मगर इसकी आंखों में नहीं देख सकी थी। वो इसके चौड़े सीने में समाई थी। मेरी जान, तुम्हें मेरी जनूनियत बर्दाश्त करनी होगी, मगर वादा करता हूँ तुम्हारे आंखों से निकलते मोती अपने लब्बों से चुन लूंगा। आज तुम्हारी सिसकियों में खौफ नहीं सुकून भी होगा। जनून हो मेरा, मजीद नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। इस वक्त तुम्हें मेरी पनाहों में खुद को सौंपना पड़ेगा। वो गमगीन आवाज में गोया होते इसके लब्बों को अपने लब्बों में दबाए इसकी सांसों को शिद्दत से पीते इसके जुबान को अपने लब्बों में जगड़ते अपनी जनूनियत दिखाने लगा। इसके लब्बों को आजाद करते वो इसकी गर्दन पर लब बाइट बनाते अब इसे जामनी कर रहा था। हूर के नाजुक हाथ अरहाम की बढ़ाना कमर पर मजबूती से जमे थे। वो इसकी दो तहिया गर्दन पर अपनी जनूनियत दिखाते पीछे हटने को तैयार ही ना था। कभी नरमी से चूमता, कभी अपनी घनी बियर्ड की चुभन इसे भरपूर अंदाज में रोशनास करवाते अपनी बियर्ड मसलते इसकी गर्दन पर दिए गए निशानों पर मुट्ठी इसे जलन देता। हूर इसके नरमी से चूमने पर पुरस्कून होती। वो वहां अपनी घनी बियर्ड मसलने लगा। वो हल्का हल्का सिसकती तो वो अपने दांतों का दुबाव बढ़ाने लगता। हूर की दबी दबी सिसकियां कमरे में गूंजती से मदहोश कर रही थी। वो कितनी ही देर से सिर्फ इसकी गर्दन को अपनी जुनूनियत का निशाना बना रहा था। कहीं
और इसकी तवज्जो ही न थी। मेरी जान, आगे बहुत कठिनाइयां हैं, मतलब कि दुश्वारियां हैं, बर्दाश्त कर लोगी ना अपने पहाड़ी खान को। अरहाम ने इसकी बेतरतीब सांसों की महक अपने अंदर उतारते, इसके कान में झुकते, गमगीन लहजे में इस्तफार करते, आईब्रो चुकाते अपनी मदहोश बड़ी आंखें हूर के गुलाबी नशीली आंखों में गाड़ी हूर सुर्ख पड़ते इसके सीने से लिपटी थी। वो इसकी आंखों में देखते कभी हाँ नहीं कह सकती थी। अरहाम इसे खुद से लिपटाए, खुद को तकिए पर गिराए, इसे अपने ऊपर कर गया। हूर के लड़सते बदन को वो अपने सीने में समा गया था। मुझे महसूस करोगी तो मेरी जुनूनियत से डरोगी नहीं, न तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे। आज मेरी शिद्दतों में सिर्फ यही महसूस करना कि तुम्हारा पहाड़ी खान तुम्हारे लिए कितना जुनूनी है, तो तुम डरने की बजाय खुद को खुशकिस्मत तस्वर करोगी। जान अरहाम, हूर इसकी बातों पर मजीद इसके साथ लिपटी। वो इसे कैसे बर्दाश्त करेगी, वो मजीद कांपी थी। होटल का रूम याद आया था, 5 महीने कमरे में गुजरे पल याद आए थे। इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। जान अरहाम, इजाजत दो, तुम में समा जाऊं। अरहाम ने गमगीन आवाज में बोलते इसके कान में सरगोशी की। जे उन्हें ना कहती तू केड़ा छड़ देना। हूर ने हैरान होते इसकी आंखों में झांका। आज ही इजाजत मांग रहा हूँ, आइंदा बिना पूछे तुम में समाऊंगा। किसी डर की वजह से आज इकरार में सर मत हिलाना हो। अगर डर है तो वादा करता हूँ, चाहे मेरी सांसें रुक जाए मैं पीछे हट जाऊंगा, मगर आज तुम्हारा इकरार चाहिए। आज तुम्हें अपनी बाहों में बेजान गुड़िया की तरह नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम मुझे महसूस करो मेरी तरह। अरहाम इसकी आंखों में झांकते जैसे इल्तिजा कर रहा था। अगर वो इसे पीछे हटने को कहती वो वाकई में जान से जाता। ऊन ने नजरें झुकाई, इसके सीने पर नरमी से अपने लब रखे थे, इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते वहां अपने दांत नरमी से गाड़े। अरहाम मदहोश होते, आंखें मैच चुका था, बदन का रवां रवां जैसे बेताब हुआ था। इससे ज्यादा सच में आपकी हूर बेबाकी नहीं दिखा सकती। आपको बहुत शौक है अपनी गर्दन के निशान घर वालों से छुपाने का, मगर आपका ये शौक कभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हैं। तीसरी शादी नहीं कर सकते आप। हूर इसके कान में झुकते मध्यम आवाज में सरगोशी कर गई। अरहम का बुरजस्ता कैकफा बुलंद हुआ था। हूर मुस्कुराते हुए इसके सीने में मुंह छुपाए इससे लिपटी। मेरी जान, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर वादा करता हूँ तुम हर रोज सबसे अपना आप छुपाती फिरोगी। तुम्हारे बदन के हर हिस्से पर अब मेरे दिए के निशान होंगे। तुम्हारी इतनी सी बेबाकी मुझे तुम्हारे लिए पागल कर चुकी है। अब तुम भुगतोगी सारी रात अपने खान को, पनाह मांगोगी मुझसे। वो इसे बेड पर पटकते इसके ऊपर आते इसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू कर गया था। इसके वजूद को हर पर्दे से आजाद करते, खुद भी इसकी हालत में आते, इसके लब्बों को अपने लब्बों में लेते, इसमें समाये, अपने ऊपर कंबल ओढ़े इसे मुकम्मल गरूब हुआ। हूर की बुलंद चीख पर वो इसके लब्बों पर अपने लब्बों का दबाव बढ़ाते, इसे पुरस्कून करते अपनी शिद्दतें बढ़ाने लगा। गुजरती रात के साथ इसकी शिद्दतें बढ़ रही थी। वो बिना हूर को हर्ट किए इसके बदन के हर हिस्से पर अपनी जुनूनियत रकम कर रहा था। अरहाम प्लीज, हूर ने गहरी रात के खत्म होने पर सिसकियां भरते इससे इल्तिजा की थी। वो मजीद इससे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सच में इसीलिए जुनूनी था, अपने कंधे का जख्म भूला हुआ था, इसे इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। नो नो जान अरहाम, आज तुम पर रहम खाने का मतलब है खुद पर जुल्म करना। ये 8 महीने बहुत जुल्म कर चुका हूँ, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए तुमने मुझ पर कैसे कैसे जुल्म किया है। अब तुम हर रोज मेरी पनाहों में महसूस करोगे कि तुम्हारा पहाड़ी खान तुम्हारे लिए कितना पागल है। अरहाम अपनी शिद्दत बढ़ाता इसकी कान की लो दांतों से खींचते, गिराते हुए इसे खुद के साथ लिपटाए। खिड़कियों से सुबह की रोशनी फूटते देखकर रिमोट से इन पर भारी पर्दे गिरा चुका था। कमरे में एक बार फिर से रात का समा था और अरहम की शिद्दत बेबाक और मजीद गहरी हुई थी। वो राह फरार ना पाते इसके साथ लिपट गई। वो मुस्कुराते हुए मजीद इसे खुद में समाते इसके लब्बों को नरमी से अपने लब्बों में प्योसद कर गया था। हाय अल्लाह, आज फिर एंडिंग बहुत अच्छी हुई है। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी रोमांटिक सी एपिसोड।
امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کیا لگتا ہے ان کا پیچ اپ رہے گا یا آگے ان کی لڑائی ہو جائے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اب ان کی لڑائی نہیں ہوگی. ہاں موڑ پھوڑ ایک ہو چکے ہیں، لیکن مجھے نہ صرف دکھ ایک لڑکی کے لیے ہو رہا ہے اور وہ ہے فرشتے. کیا لگتا ہے حیدر حکم خان فرشتے کے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے تو اس کے لیے بہت دل سے برا لگ رہا ہے. ابھی تک اس نے اس کو دیکھا نہیں. جب فرشتے حیدر حکم خان کو اپنے سامنے دیکھے گی تو اس کی تو حالت ہی بگڑ جائے گی. دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. ملتے ہیں بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا. اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا ابھی تک یہ نیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، اور چینل کو شیئر اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اور کمنٹ میں بتائیے گا کیا لگتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. اللہ حافظ.